हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिएगा। आज मैं एक ऐसी पुस्तक लाई हूँ जिसमें बहुत ही खूबसूरत 15 कहानियाँ हैं। जी हाँ, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ। अब आप पूछेंगे किसकी हैं ये, तो मैं बता देती हूँ। ये कहानियाँ सविता चड्ढा जी हैं। आप देख सकते हैं उनका नाम, पीछे फोटो तो नहीं है उनकी, लेकिन इनकी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इनकी एक किताब आई थी संस्मरण, मैंने उसकी समीक्षा की थी और अब इनकी मुझे पुस्तक प्राप्त हुई है कहानियों के बारे में। दोस्तों, मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बता देती हूँ। पेपरबैक में 2020 में प्रकाशित हुई है। डायमंड बुक्स दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 150 रुपए और पृष्ठ 128। सविता जी के बारे में बता देती हूँ। लेखक है, पत्रकार, संपादक हैं। इनकी 38 पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी, काव्य, आलेख, उपन्यास, पत्रकारिता विषयक पुस्तकें आ चुकी हैं। इनकी 3 कहानियों पर टेलीफिल्में बन चुकी हैं। कहानियों का नाटक मंचन हो चुका है। इन्होंने अनेक विदेश यात्राएं की हैं। ढेर सारे सम्मान मिले हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किए गए बहुत सारे सम्मान मिले हैं। पुस्तकों के बारे में बता देती हूँ। इस पुस्तक के बारे में बताती हूँ। मैंने जैसा कि बताया 15 इसमें कहानियां हैं सशक्त स्त्री विमर्श की कहानियां हैं जो पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखती हैं। सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। अब मैं प्रथम कहानी के बारे में बात करती हूँ। प्रथम कहानी का नाम है यादें। इसका शीर्षक है यादें। 21वीं सदी की स्त्री जो क्षमादायिनी है लेकिन स्व अस्तित्वहंता नहीं। जी हाँ मित्रों, अक्सर स्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे माफ कर दें, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जो भी कुछ, खास करके जो उनका लाइफ पार्टनर अगर कुछ बुरा करे और बाद में वो माफी मांगे तो पत्नी को माफ कर देना चाहिए। लेकिन यादें कहानी में ही कहती है, सविता जी ने ऐसा लिखा है कि वह माफ नहीं करती। देखिए, स्त्री अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह भोग्या बनने को तैयार नहीं है, ना ही बेवफाई सहने को। पति बीमार हो जाए तो लतियाई पत्नी को माफ कर देना चाहिए। क्यों? वो सेवा के लिए बुलाई गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी स्त्रियां उस स्त्री को, पति को माफ कर देने को कहती हैं, तो ये अब नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। अब स्त्री इमोशनल फूल यानी भावुक और मूर्ख बनने को कतई तैयार नहीं है। ये कहानी इसी के बारे में है, यादें। दूसरी कहानी की बात करती हूं तो टूटा भ्रम बढ़िया कहानी है। प्रेमिका पत्नी ना बने तो ही अच्छा है। वैसे पुरुष प्रैक्टिकल होते हैं, ये मानना पड़ेगा। और तीसरी कहानी की बात करती हूँ, काली कलूटी। ये कहानी अच्छी है। मानसिक रूप से बीमार स्त्री की कहानी है। इसमें पात्र का नाम उक्ता है या मुक्ता, इसमें 2 नाम प्रयोग किए गए हैं। शायद ये गलती है, ये या मुक्ता कह सकते हो या उक्ता। उसे रिश्तेदार ताने देते थे जब उसकी शादी हुई। क्यों? क्योंकि उसे बुढ़ी बहू कहते थे। उस समय में उसकी उम्र 26 साल थी, पति की 36, यानी पति को कोई बुढ़ा नहीं कहेगा। और 26 साल की उसे बुढ़ी कहते थे क्योंकि उस समय में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। ये तो चलो आगे देखिए कहानी में क्या होता है। उस समय क्यों रोगी हो गई, इसके लिए आपको इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति और मेहरी को अपने ही बिस्तर पर गलत अवस्था में देखा था। उसके बाद जब उसके पति ने कोई माफी नहीं मांगी, और सबसे बड़ी बात है वह रो नहीं पाई, किसी से शिकायत नहीं कर पाई। यही कारण बना उसे डिप्रेशन का, उसे मरीज बना गया ये कारण। लेकिन बहुत बाद में पति ने माफी मांगते हुए आप जानते हैं क्या कहा? कहा कि कसम ले तो किसी पर पुरुष से संपर्क नहीं बनाएगी। वारे पुरुष चरित्र, इसे क्या कहेंगे आप? और उसका पति जब उसे जोर जबरदस्ती करता था तो उस स्त्री को उनके चेहरे पर मेहरी के हाथों की राख जो लगी हुई थी वो याद आती थी उस जमाने की, और बासी सब्जियों की बू आती थी। देखिए, ये जितनी भी घटनाएं डिप्रेशन की होती हैं, महिला हो या पुरुष, मैं दोनों की बात करती हूँ, कि जब भी इनके जो सबसे करीब होते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, पार्टनर हो, जब अपने धोखा देते हैं, जब अपने भर्त्सना करते हैं, जब अपने प्यार नहीं देते, घृणा देते हैं, तब
वह व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार होता है। तो दोस्तों, घर का माहौल हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए ताकि पति पत्नी के रिश्तों को देखकर ही बच्चों के रिश्ते अच्छे बनते हैं। तो इसमें यही होता है कि उसे बू आती थी और वह बीमार हो जाती है। लेकिन कईयों को तो मैं स्वयं भी जानती हूँ, मैंने देखा है ऐसी स्त्रियों को। कुछ स्त्रियां अपने आप में बड़बड़ाती हैं, अपने आप से बातें करती हैं। अगर गहराई में जाकर जाना तो पता चला कि उनके पुरुष जो पति थे या प्रेमी थे, उन्होंने उसे धोखा दिया। एक कहानी है मैजिक। ये पुनर्जन्म की अद्भुत प्यारी कहानी है। अजीब नाम है मैजिक, लेकिन मुझे अविश्वसनीय लगी कि स्त्री पात्र इतनी जल्दी विश्वास करके नौकरी करने लंदन चली गई। पर कहानी रोचक है और सीख दे गई कि स्त्री पुरुष संबंध सिर्फ जिस्मों के नहीं होते। कथानक बहुत अच्छा है इसका। विडंबना कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बेटी बाप की सेवा करती है, इसमें बेटा सेवा नहीं करता। कथानक पुराना, लेकिन कहने का, अभिव्यक्ति का अंदाज नया। एक है कहानी का नाम है प्रेम। प्रेम हमेशा अपूर्ण रहता है। इसकी परिणति विवाह बंधन है। शारीरिक रूप से अक्षम अपूर्ण पुरुष सक्षम स्त्री को संपूर्णता प्रदान करने में सक्षम होता है। यह एक कहानी हमें सीख देती है। ऐसी एक कहानी हमारी बेटी। इसमें स्पेशल चाइल्ड की भावुक कहानी है और इसमें मुझे एक बात खटकी कि कहानी देखिए हमेशा पास्ट टेंस में जाती है, लेकिन जब वो प्रेजेंट टेंस में बीच बीच में आती है तो वो क्रम टूटता है। ऐसा लगता है जैसे हम नाटकों की भाषा शैली को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ कुछ लेखक करते हैं, लेकिन मुझे यह कहानी की गति में अवरोध मालूम होती है। इसमें ऐसा लगता है कि नरेटर जो सूत्रधार है वह बीच में आ गया कि उसके बाद वो बैठा हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्र को हाशिए पर नहीं धकेला जाना चाहिए सूत्रधार द्वारा। इसमें बस मुझे एक यही कमी लगी। कहानी पूरी पास्ट टेंस में थी, लेकिन जो बीच बीच में इन्होंने प्रेजेंट टेंस में ला दी वो थोड़ा सा अवरोध लगा मुझे। कहानी अच्छी है। एकांतवास कहानी शांत प्रेम कथा जो सीख देती है, जी हाँ, बहुत बड़ी सीख दी कि स्त्री की हमदर्द हो सकती है। शोलीदा, नाम बड़ा अजीब है लेकिन शोलीदा है। मीठी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई थी और बरसों बाद मिलने पर पूरी हुई। एक बिब्बो कहानी है, इसके बारे में मैं जरूर आप लोगों से भी चर्चा करना चाहूंगी। बिब्बो कहानी एक सफाई कर्मचारी की कहानी है जो किसी घर में काम करती है, जो घर का मालिक बाथरूम में है और जैसे ही वो बाथरूम खोलती है सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, तो मालिक जो है उसके अंदर बैठा है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है क्योंकि उसकी पत्नी घर पे नहीं है, वो प्रेग्नेंट है और वो अपने मायके गई थी। अब उस लड़की के साथ काम, जो सफाई कर्मचारी, उसके साथ देखिए कितना लोग घोर अत्याचार करते हैं। उसके हाथ का खाने में शर्म आती है, उसके साथ बैठने में शर्म आती है, ये सब करने में शर्म नहीं आती उनको। ये बड़ी अच्छी कहानी लगी क्योंकि बिब्बो का जो चरित्र बहुत ही आत्मविश्वासी थी। उसने उनसे मदद लेने से मना किया और वो गर्भवती हो जाती है, उसने सफाई कराने से मना कर दिया। खुददार थी वो बिब्बो। वह पुत्री को जन्म देती है, लेकिन बाद में गृह स्वामी का बेटा भी उसी की तरह होता है और परिस्थितिवश जो स्वामी था उसने अपनी पुत्री की भी हत्या कर दी। क्यों, जानने के लिए आपको पढ़नी होगी किताब। एक कहानी है तस्वीर की आंखें। ये भी नए तरीके की हसीन कहानी है, नीली आंखों की कहानी है। इसमें इन्होंने लास वेगास अमेरिका की यात्रा कराई है। एक मादा रबर प्लांट कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है। निर्धन स्त्री मादा रबर प्लांट है जो पति के भगोड़े हो जाने के बाद दोनों बेटियों का लालन पालन करती है। स्त्री सशक्त है, पुरुष के बिना सहारे के भी वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। एक कहानी है मैं यहीं रहूंगा। एक निष्ठावान सेवक की कहानी है। ये साधारण कहानी है लेकिन आप पठनीय है। और अब मैं अंतिम कहानी की बात करती हूँ, भीष्म पितामह की बहन प्यारी। ये शीर्षक लंबा है थोड़ा इसका। जीवट स्त्री की कहानी है, इस पे तो उपन्यास बन सकता है पूरा। पाकिस्तान से भारत आकर बसने वाली स्त्री ने अपने दम पर अपने बच्चों को पाला। पुत्र का देहांत हो जाता है, वह अकेली पुत्री को पालती है, उसका ब्याह करती है, फिर उसके 5 बच्चे होते हैं, 2 पुत्रियों को भी पालती है, अपनी बेटी की यानी अपनी नवासियों को भी पालती है। बाद में धीरे धीरे उम्र हो जाती है, 75 साल की हो जाती है, उसे दिखना कम हो जाता है,
सब अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी नवासी जो उसकी देवती थी, उसको बहुत अटैचमेंट होती है इन प्यारी से, अपनी नानी से। वह उसको साथ ले जाती है, वह उसकी तीमारदारी करती है, लेकिन वो वचन लेती है कि नानी अभी आप नहीं मरोगी। बस वो उसी वचन में अटकी रहती है, हालांकि बीमार है, उसके सांस निकलने को होते हैं। बाद में माँ समझाती है कि बेटी अब तो अपनी नानी को मुक्त कर दे, अब उन्हें जाने दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीष्म पितामह को अर्जुन ने जीवन के बंधन से मुक्त किया था। इन्होंने बड़ा अच्छा ये संदर्भ लिया है सविता जी ने इस कहानी को बताते हुए। तो मित्रों, ये है इनकी किताब, इसकी बहुत प्यारी कहानियां। और आखिरी मैं पैरा पढ़ देती हूँ इस कहानी का। आज मैं सुनीता को अर्जुन कहना चाहती हूँ, जिसने 58 दिनों के बाद अपने शब्दों के तीर चलाकर राम प्यारी के जीवन को बंधन से मुक्त कर दिया था। पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे। अगर मैं सुनीता होती तो मैं भी अपने को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी माफ नहीं कर पाती। धन्यवाद सविता जी, इतनी अच्छी कहानियां देने के लिए। आपकी 15 की 15 कहानियां पठनीय हैं, बहुत कुछ सीखेंगे पाठक इससे। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं।